हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 11 साल का कार्यकाल स्वर्णिम समय रहा है और इस अवधि में अनेकों योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान होता है और हमारी सरकार तकनीक का पूरी तरह से उपयोग कर रही है ताकि आमजन को सुविधाएं तेजी से मुहैया करवाई जा सके और लोगों को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। उन्होंने कहा कि हमारी वर्तमान भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक वर्ष बेमिसाल रहा है। उन्होंने कहा कि इस एक साल में कई विकास कार्य हुए हैं और तरक्की का पहिया तेजी से चला है। तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है और इन 11 सालों को कहा जाए तो यह हरियाणा का स्वर्णिम समय है और इस अवधि में अनेकों योजनाएं शुरू की गई। विज ने कहा, पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि यदि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे सिस्टम खा जाता है और लाभ पात्र तक केवल 15 पैसे पहुंचते हैं, मगर हमारी भाजपा सरकार ने तकनीक का सहारा लेकर विभिन्न योजनाओं के सारे पैसे सीधे लाभ पात्रों के खातों में पूरे पहुंचते हैं। इस प्लान का 1 साल पूरा हो रहा है। 1 साल बेमिसाल कितने काम हुए हैं इस साल में और तरक्की का पहिया बहुत तेजी से घूमा है। वैसे तो जिस दिन से प्रदेश की भाजपा सरकार आई, ये तीसरी बार है जब भाजपा की सरकार आई है, परंतु इन 11 सालों में अगर इन 11 सालों को कहा जाए तो ये हरियाणा का गोल्डन पीरियड है, स्वर्णिम समय है। ये हरियाणा सरकार अनेकों योजनाएं इसमें शुरू की गई। पारदर्शी सरकार चलाने का शुभारंभ किया। टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। पहले तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कह चुके हैं, मंच से कह चुके हैं कि अगर हम 1 रुपया भेजते हैं जनता के लिए तो 85 पैसे तो सिस्टम खा जाता है और असली आदमी तक केवल 15 रुपए पहुंचते। परंतु हमारी सरकार ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर सारे के सारे पैसे सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित किए। सारे पैसे, अगर किसी को 10,000 मिलने हैं तो 10,000 में 1 पैसा भी कम नहीं, 10,000 उसके खाते में जमा किए गए। अनेकों योजनाएं चलाई गई हैं और आज भी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 का शुभारंभ किया जा रहा है। इस योजना के तहत जिनके पास घर नहीं है और जिन्होंने किसी भी और योजना के तहत घर नहीं ले रखा है, उनको 50 गज या 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 से कम है। आज जैसा अभी उपायुक्त महोदय ने भी बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को, माफ करना, पंचायती राज में केवल पंचायती नहीं है, नगर परिषदों को भी उनका भी जो हिस्सा बनता है वो भी उनको आज विकास कार्यों के लिए अभी
700 करोड़ रुपए की राशि, अभी मुख्यमंत्री जी आएंगे, अभी वो आपको संबोधित करेंगे, 700 करोड़ रुपया वो दिया जाएगा ताकि विकास से काम किए जा सके और लोगों की दुख तकलीफ को कम किया जा सके। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार काम करने में लगे हुए हैं और हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, आप वोट डालते हो एक, आपको सरकारें मिलती हैं दो, एक के साथ एक फ्री है। एक तो मिलती है आपके प्रदेश की, हरियाणा की, और उसके साथ ही आपको मोदी जी की केंद्र की सरकार भी मिलती है। एक के साथ एक फ्री सरकार मिलती है और ये डबल इंजन की सरकार डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना स्पीड से चल रही है ताकि जो रुके हुए विकास के काम किए। कई साल तो हमने अभाव की जिंदगी में जी ली। आजाद होने के बाद पहले तो हम गुलाम थे, हमारे शासक सिर्फ जिंदा रखने के लिए जो दाल रोटी जरूरत होती है, क्योंकि उन्होंने इसी प्रजा से अपने काम चलाने थे, इसलिए उसके अलावा नहीं, केवल इतना ही। और स्कूल कॉलेजों में भी केवल इतनी पढ़ाई वो कराते थे कि उनके लिए उनके दफ्तरों में क्लर्क बन के वो काम कर सके, उनको पढ़ना लिखना आ सके। और आजादी के पहले 50 साल भी चाहे अंग्रेज यहां से चले गए, परंतु ये अंग्रेजों की जो शासन पद्धति थी वही चलती है। अब गांव में जीते रहे, अस्पतालों के लिए, कॉलेजों के लिए तरसते रहे, पीने के पानी के लिए तरसते रहे, नाली, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट के लिए तरसते रहे 50 साल। लेकिन जब मोदी जी आए, उन्होंने सारी आवश्यकताएं जो आदमी की होती हैं उनको पूरा करने का काम शुरू किया और लाल किले की पृथ्वी से जहां पर प्रधानमंत्री बहुत बड़ी बड़ी बातें करने के लिए जाता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सारा देश सुन रहा है, सारा संसार सुन रहा है, वहां से प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता की बात, स्वच्छता पर जोर दिया। काश हमारे पहले प्रधानमंत्री इस बारे में सोचते तो आज भारत भी अमेरिका इंग्लैंड होता, भारत में भी आज पूरी तरह से साफ सफाई हो जाती, लेकिन उन्होंने नहीं की। और अनेकों योजनाएं केंद्र सरकार की गरीबों के लिए, जनधन योजना, आयुष्मान योजना, जनधन योजना के तहत जो लोग बैंक की दहलीज तक नहीं जा सकते उनके बैंकों में खाते हो जाए, ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उनके खातों को पैसे डाले जा सके। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, गरीब लोगों की रसोई में चूल्हा जले, वो भी गैस का सिलेंडर ले सकते हैं, नहीं तो छोटा होता था वो भी गैस का सिलेंडर ले सकते हैं। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं
रसोई में गैस के सिलेंडर दिए, आयुष्मान भारत योजना सारे संसार की ये एक ऐसी योजना है जिसका सारे संसार में मुकाबला है। हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की व्यवस्था की। पहले घर में कोई बीमारी आ जाती थी, कोई बड़ी बीमारी आ जाती थी, तो परिवार के लोग सहम जाते थे। कहां से कराएंगे इलाज, कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे, तरस जाते थे, उनकी खुशियां उड़ जाती थी। लेकिन आज उसको पता है कि मैं 5 लाख रुपए की अगर खर्च होंगे तो सरकार 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ने कराने की जिम्मेवारी और भी अन्य मंचों पर भी पहले हमारे पड़ोस में एक शरारती देश है जिसको पाकिस्तान कहते हैं, जो हमारे से ही अलग होकर बना। हमारे कुछ नेताओं ने हिंदुस्तान के टुकड़े कर दिए, जबकि आजादी की लड़ाई में ऐसी कभी भी बात नहीं की। जिन्होंने कुर्बानियां दी उन्होंने टूटे हुए भारत के लिए नहीं दी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी पर चढ़े, उन्होंने अखंड भारत के लिए चढ़े, अखंड भारत के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई और अंग्रेज हुकूमत के साथ जिसका कभी संसार में सूरज नहीं उगता था, उस सरकार के साथ सशस्त्र युद्ध किया। क्या सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए फौज बनाई? क्या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए? लेकिन सत्ता के लालची उस वक्त के हमारे कुछ नेताओं ने, क्योंकि वो तो चाहते थे कि हमें प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल जाए, चाहे वो एक घर की हो। उनको संकल्प नहीं था, उन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े कर और वो पाकिस्तान धर्म के आधार पर अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहने वाली सरकार ने जो धर्मनिरपेक्ष कहती है, धर्म के आधार कि हिंदू यहां रहेंगे, मुसलमान पाकिस्तान में चल रहे, पाकिस्तान को अलग देश। हालांकि उस वक्त मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हम आज विकास की बात करने आए हैं। हजारों लोगों का बलिदान, आज वो हमारे इनसे अलग होकर टुकड़ा पाकिस्तान का आज अपनी हरकतों से बात की। अनेकों सालों से उग्रवाद चल रहा, वो आते थे, हमारे लोगों को मारते थे, निहत्थे लोगों को मारते थे, बेकसूर लोगों को मारते थे और चले जाते थे। और हम केवल जगह जगह पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित करके उनको श्रद्धांजलि देके अपने घरों को चले। लेकिन मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। मोदी जी ने अगर उन्होंने कोई दुस्साहस किया तो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके अंदर घुस गए। उन्होंने हिंदुस्तान मार खाने वाले से बदल के बदला लेने वाला हिंदुस्तान बना। हर आदमी को फख्र है कि आज हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में डर कर अंदर नहीं छुपा जाए।
नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 जो कश्मीर को हिंदुस्तान का अंग होते हुए हिंदुस्तान से अलग रखी, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी कुर्बानी दी कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं रहेंगे, नहीं कुर्बानी दी। लेकिन सरकारें आती रही, जाती रही, बदलती रही, संख्या बदलता रहा, किसी सरकार ने इसकी ओर ध्यान नहीं, वहां कतलेआम होते रहे। लेकिन मोदी जी ने आते ही धारा 370 को खत्म। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि केवल विकास में ही नहीं, हमारे आत्म सम्मान के लिए भी हमारी सरकारों ने काम किया, उसके लिए भी काम किया। धारा 370 अलग कर दी, खत्म कर दी। आज कश्मीर भी वैसे ही है जैसे हमारा गया पंजाब। आज वहां के लोगों के भी वही अधिकार है जो हमारे अधिकार। पहले हमारी पार्लियामेंट जनता के फायदे के लिए जो योजनाएं बनाती थी वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती, लेकिन आज सारे देश में राम मंदिर निर्माण के लिए 500 सालों से संघर्ष, अनेकों लोग ने उसके लिए बलिदान दिए, कई आंदोलन हुए। 2 बार तो आंदोलनों में मैं भी गया, मैं भी अयोध्या का किया, लेकिन मोदी जी ने आज अपनी कुशलता से ऐसे हालात पैदा किए कि आज राम मंदिर बनकर तैयार हो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक साल में 20 करोड़ लोगों ने राम मंदिर के दर्शन किए। 20 करोड़ महिलाओं के लिए अभिशाप था 3 तलाक। उस 3 तलाक को भी मोदी जी ने खत्म कर। अभी पाकिस्तान ने जो दुस्साहस किया था, उसका पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा सबक सिखाया है कि दोबारा वो उठने की कोशिश नहीं करें। और अगर उसने दोबारा उठने की कोशिश कर ली तो इस बार इतनी मार पड़ेगी सिंदूर 2 में, इतनी मार पड़ेगी कि पाकिस्तान का नामो निशान मिल जाएगा। इतनी मार पाकिस्तान ऐसा इसलिए मुमकिन हो पा रहा है कि प्रदेश में देश में आज भारतीय जनता पार्टी सरकार है। हरियाणा में भी उच्च शिक्षा और कृषि को सशक्त बनाने के लिए जिला करनाल में 700 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही, एमएसपी की जा रही और किसानों को 2000 रुपए प्रति एकड़ बोनस भी दिया जा रहा है। साथ ही किसानों को फसल का भुगतान 48 घंटे में किया जा रहा है। इसके लिए एक ई एप्लीकेशन भी बनाई गई है ताकि किसान को दिक्कत न आए। हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 के तहत पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाल हुआ है।
नकली खाद, बीज और कीटनाशक बनाने वालों को 5 साल की सजा देने का कानून लागू किया गया है। सरकारी नौकरियों में योग्यता के आधार पर 31,949 युवकों को नियुक्त किया गया है। 17,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। अनुबंधित कर्मचारियों HKR बनाकर और गेस्ट टीचरों को भी उनकी नौकरी को सुरक्षा दी गई है। उनके अंदर जो हर वक्त भय व्याप्त रहता था कि हमारा भविष्य क्या होगा, क्या बनेगा हमारे भविष्य, उनका भविष्य सुरक्षित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में 68 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों में 68 करोड़ रुपए की लागत से 337 इंडोर स्टेडियम बनाए गए। क्योंकि हमारी नीति है कि युवा को पॉजिटिव दिशा में लगाना चाहिए ताकि वो नकारात्मक दिशा की तरफ ना बढ़े। इसीलिए खेलों को भी बढ़ावा दिया जाता है। और आपको याद होगा जब मैं खेल मंत्री था तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाले को 6 करोड़ रुपए मिले। 6 करोड़ रुपए आदमी सारी नौकरी में नहीं कमा सकता। मैंने खेलों में 6 करोड़ और भी अनेकों इनाम देने का सरकार हमारे काम करती है, जिसमें खेल रत्न, अर्जुन और द्रोणाचार्य अवार्ड शामिल है। शहीद सैनिकों के बच्चों को शिक्षा में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और दिव्यांग युवाओं को बिना गारंटी के 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। गरीबों और पिछड़े वर्ग के लोगों को, अनुसूचित जातियों को आरक्षण और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। 20 वर्ष से अधिक समय से पंचायती भूमि पर रहने वाले लोगों को, 20 साल से ज्यादा रहने वाले लोगों को, उनको मालिकाना हक प्रदान किया जाता है ताकि वो मालिक बन सके। जो 20 साल से रह रहे किसी भी प्रकार से वो अपने मकान की रजिस्ट्री करवा सके सस्ते दामों पर। सरकार ने उसकी व्यवस्था की और इस कैबिनेट में भी हमने उसको पास किया कि लोग जो 20 वर्ष शहरों में भी जो 20 साल से दुकानों में रह रहे थे उनको भी हमने स्वामित्व योजना के तहत हमने उनको मालिक बनाया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 37,825 सोलर सिस्टम लगाए जाते हैं। कितने? 37,825। और इसका टारगेट हमारा बहुत बड़ा है। हम लगभग 1.5 लाख लोगों के घरों में ये लगाना चाहते हैं और इसके लिए 1,80,000 से कम वाली आय के लोगों को 2 किलोवाट तक का प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना लगाने के लिए 1,10,000 रुपए सब्सिडी। 1,10,000। आप भी अपने अपने आसपास जो इसके पात्र परिवार हैं उनसे संपर्क करके उनको भी बिजली का बिल 0 हो जाएगा कि वो भी अपने घरों में सोलर सिस्टम लगाए। पानीपत से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया और दीनदयाल नागरिक लक्ष्मी
हम दूसरी सरकारों की तरह केवल कहते नहीं हैं, हम करके दिखाते। हमने योजना बनाई, चुनाव के समय हमने घोषणा की थी कि हम महिलाओं को 2100 रुपया देंगे और हमने वो योजना लॉन्च कर दी। अभी रजिस्ट्रेशन हो रही है, बहुत बड़ी संख्या में 5,30,000 महिलाओं की उसकी रजिस्ट्रेशन भी करवानी है, बाकी भी करवा रहे हैं और जल्दी ही इनके खातों में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। स्वयं सहायता समूहों की 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का हमने काम किया है, लखपति बनाने का काम किया है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण और मुफ्त ड्रोन दिया। आजकल खेती भी ड्रोन से होने लगी और ड्रोन का बहुत बड़ा महत्व है खेती में। उसके लिए ये ड्रोन दीदी योजना हमने हरियाणा में चलाई। फरीदाबाद में 625 करोड़ रुपए की लागत से ESI अस्पताल हमने बना के दिया है। किडनी के रोगियों को मुफ्त डायलिसिस की सेवा दी जा रही है। हीमोफीलिया और थैलेसीमिया के रोगियों के लिए भी पेंशन का लाभ दिया जाता है। हमने इस हाल में हवाई अड्डा बना और हमारा सामने में जो बंद कर गया। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र की विकास की योजनाएं और प्रदेश की विकास की योजनाओं के साथ साथ आपके शहर में भी बहुत विकास, अनेकों योजनाएं यहां पर शुरू की। पहले तो हमें केवल पत्थर लगाते देना, केवल कोई मुख्यमंत्री आता था, पत्थर लगाता था, चला जाता था। लेकिन कभी योजना नहीं, हमने योजना, हमने अनाज मंडी बनाकर दी। शहर के बाजार में अनाज मंडी थी, इतनी बड़ी अनाज मंडी थी कि रोड पर हमने बना दिया। हम शहीदी स्मारक बनाते थे, 600 करोड़ रुपए की लागत से दी जाता था। यहां पर 1857 की आजादी की पहली लड़ाई, दोस्तों कांग्रेस ने हमेशा ये पढ़ाया कि आजादी की लड़ाई हमने लड़ी, लेकिन 18 अगस्त कांग्रेस का जन्म सन 1885 में हुआ था। एक अंग्रेज A.O. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी बनाई। कांग्रेस के जन्म से 28 साल पहले आजादी की लड़ाई लड़ी, उसको छुपाया नहीं, उसको बताया नहीं और वो लड़ाई अम्बाला छावनी से शुरू हुई। अम्बाला छावनी की पूरी धरती से उस युद्ध का आगाज हुआ। हम अनसंग हीरो की याद में 600 करोड़ यहाँ पर हम स्मारक बना रहे हैं। स्मारक के साथ ही साइंस म्यूजियम बना रहे हैं। उसके शहनाज स्टैंडर्ड खुल जाएंगे और जल्दी ही वो बनना शुरू हो जाएगा। कलकत्ता के बाद अम्बाला छावनी का वो पहला साइंस म्यूजियम जिसको दूर दूर से दुनिया देखने जाए। अम्बाला छावनी और टूरिस्ट कैंप शहीदी स्मारक होगी, हजार की संख्या में लोग देखे जाएंगे। सारे देश से ही बल्कि विदेशों से भी देखने आया। साइंस म्यूजियम बना, यहां पर SDM का दफ्तर नहीं था, हमारे शहर भागना पड़ता। मैंने यहां पर SDM का दफ्तर बनाकर सारे अधिकारियों को उस एक सचिवालय लगभग 30 सरकारी दफ्तर उस एक दफ्तर। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले अम्बाला छावनी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन अब इसी भाजपा सरकार के रास्ते इतने विकास कार्य यहां हुए जिसको आप जाके देख
हमने बैंक स्क्वायर बना दिया, बैंक स्क्वायर का माल, ताकि सारे बैंक बाजार में जो रश होता है वो वहां पर चले। हमने टूटे फूटे शिवस्थान को गिराकर यहाँ पर एक बड़ा अस्पताल जिसमें सारी सुविधाएं इस अस्पताल में, यहाँ पर एक ड्रोन साहब भी निकली थी, सारे शहर का पूरा वहां पर गिरता था और उसको हमारी विरोधी पार्टी वालों ने गड़बड़ करके 50 रुपए गज के हिसाब से अपने नाम रजिस्ट्री भी करवाई। हमने लड़के कोर्ट से जीत कर उनके मुंह से वो जमीन निकालकर हमने यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क बना के दिया, यहाँ पर दूर दूर से बसों में लोग देखने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र मैंने योग करना था ताकि लोग यहाँ पर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर का फीफा फुटबॉल स्टेडियम बना दे दिया, उसका 10% काम रहता है, तेजी से काम चल रहा है, जल्दी ही उसके टेंडर हो गए, वो काम पूरा हो गया। हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर स्विमिंग पूल बना, हमने जिम्नास्टिक हॉल को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का, हमने बैडमिंटन हॉल भी यहाँ पर बना दिया। बाजारों में कार पार्किंग की बड़ी दिक्कत थी, हमने आधुनिक कार पार्किंग आगे दिया बाजार में और अभी उसमें लिफ्ट लग जाएगी, काम चल रहा है और लिफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी हमने मंजूर करा लिया जो उसमें लगेगा कि नीचे ही जब वो कार लेके जाएगा उसको पता लग जाएगा कि ऊपर कौन सी जगह खाली है, उसी फ्लोर का बटन दबाएगा और उसी फ्लोर पर निकाल देगा। हम माना सब सुविधाओं से सुसज्जित, हमने बाढ़ के लिए भी सारे नाले मजबूत बना रहे, हमने टांगी नदी के किनारे बांध बना, उसके ऊपर सड़क बना और भाइयों को सड़क इसी महीने के अंदर अंदर जीटी रोड से मिल जाएगी। लोगों को सारा शहर घूमकर दिल्ली जाना तो नहीं जाना पड़ेगा, वही बाढ़ वाली सड़क से वो चलेगा। मैं कुछ कामों को आपके सामने केवल इसलिए रखता हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हमने सारे हरियाणा में काम किया, ताकि आपको विश्वास हो कि केवल अम्बाला में नहीं, आज अम्बाला में शहर में आकर देखो किस प्रकार से सड़कें बनी हुई और किस प्रकार की लाइटें लगी। कोई बाहर से कई सालों के बाद अगर यहाँ पर आता है तो भूल जाता है कि मैं ठीक शहर में आया हूं, किसी और शहर में नहीं। और भी कई काम यहाँ पर चल रहे, हमने लोकल बस की सुविधा की कम से कम 30-35 सालों से आज 20 बसें चलती हमारा कैंट से हमारा शहर और बड़ी हुई था। अभी बसों के बस शहर पर बनने शुरू हो, वो भी आधुनिक किस्म के हमने बस शेल्टर बनाते हैं जिसमें पंखे भी होंगे, लाइट भी होगी, ताकि यात्री जब वहां पर बस का इंतजार करें तो वहां पर आराम से बैठ सके। हमने माला सहार रोड बनाकर, पहले टूटी फूटी रोड थी, रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट होता था, दुर्घटनाएं होती, हमने 4 लेन माला से 7 रोड बना दिया। हमने माला के चारों तरफ रिंग रोड बना बन के जल्दी तैयार हो जाएगी, रिंग रोड बन रही आज, ताकि सारा ट्रैफिक बाहर से शहर में ना आए, बाहर से ही चंडीगढ़ चला जाए, बाहर से ही अमृतसर चला जाए, बाहर से ही हिसार चला जाए। हमने रिंग रोड से काला सड़क, हमने रिंग रोड से शामी सड़क बना। भाइयों, आपने ये माला नहीं सारी जिंदगी गलती की। जो मैं काम बता रहा हूं इसका पासपोर्ट भी आज से पहले नहीं, 1%
प्रतिशत भी आज से पहले नहीं हुआ। ये है भारतीय जनता पार्टी। आज हमारे प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का सपना सजाया। विकसित भारत आज से पहले कोई नहीं सोच सकता। हमारे से बाद जो देश आजाद हुए वो भी विकसित हो गए, लेकिन हमारे देश में कोई नेता वो बात ही नहीं कर सका। उनको पता ही नहीं था कि विकसित भारत भी बनाना। वो तो झूठे नारे देके सरकार में आते थे, लूट करके चले जाते। अनेकों लूट की घटनाएं, 2G स्कैम हुआ, कारगिल युद्ध विद्वान का जो मकान बने थे उसमें स्कैम हुआ, हेलीकॉप्टर अवस्था लैंड हेलीकॉप्टर डील में स्कैम हुआ। स्कैम ही स्कैम। उस रात में लूट मार होती है, लेकिन किसी ने इस देश की परवाह नहीं की। इस देश को भी विकसित राष्ट्र बनाना। मोदी जी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र और उसके लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। हर तरह की कोशिशें भी की जा रही हैं लोगों को आगे बढ़ने का मौका देने के लिए। और ये GST को भी कम किया ताकि लोग ज्यादा परचेज कर सकें। लोग ज्यादा परचेज करेंगे, ज्यादा मांग बढ़ेगी। ज्यादा मांग बढ़ेगी, उनको पूरा करने के लिए और कारखाने लगेंगे, और कारखाने लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा वो फिर बाजार में आएगा, फिर खरीदारी, फिर मांग और बढ़ेगी, फिर कारखाने और बढ़ेंगे, फिर और लोगों को रोजगार मिलेगा। इस प्रकार से एक कदम से मोदी जी ने विकास का पहिया तेजी से चला। मोदी जी का कमाल है। अनेकों योजना जन कल्याण के लिए वो कर रहे हैं। साथियों, आज हम अपनी इस सरकार का मुख्यमंत्री ISN जी के नेतृत्व में आज हम 1 साल पूरा कर रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि विकास के कार्य इसी गति से आगे भी जारी रहेंगे।